वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 16/1/2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में 16/1/2019 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 25, 36 और 40 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो इस तरह के ये प्रश्न में सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो इन तीनों संख्या दी गई है उनका क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे। तो 25, 36 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो शॉर्टकट निकालने का तरीका होता है सबसे बड़ी संख्या, फिर यहाँ पर 25 में तो 5 इसमें आ गया तो 5 यहाँ पर फिर गुना करेंगे, 36 में 2 आ गया, बाकी बचा 18 तो यहाँ गुना हो जाएगा। तो आपका एलसीएम गुना करेंगे आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 18 25 90 9 चौक 36, यानी कि 3600 क्या आ गई, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम आ गया। तो हमें वह संख्या प्राप्त करने के लिए जो छोटी से छोटी होनी चाहिए और उसमें क्या 25 जोड़ने पर इतने से विभाजित हो जाना चाहिए, यानी कि इन तीनों संख्या से जो है क्या हो रही है 3600 विभाजित हो रही है। तो वह संख्या यानी कि आंसर निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 25 माइनस कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका आ जाएगा 3575। तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 120 पेन का क्रय मूल्य यक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो यक्स का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, यानी कि 4 यूनिट की कोई वस्तु को कितने यूनिट में बेचा जा रहा है, तो 5 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो 120 पेन का सीपी यानी कि 120 सीपी क्या हमें निकालना है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि 4 का सीपी यानी कि 4 यूनिट के कोई वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 5 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, यानी कि यक्ष पेनों की संख्या आ जाएगी जो कि विक्रय मूल्य के बराबर थी सीपी में। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 24 बार में चला जाएगा, तो 24 चौका आपका कितना हो जाता है 96, यानी कि 120 पेनों का क्रय मूल्य 96 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। तो पहले क्या दिया गया 8 प्लस, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से एलसीएम आपका 4 2 1 3 यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 इंटू 16 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 चक 16, 4 तिया 12 और 8 आपका कितना हो जाएगा 20, यानी कि हल करने पर सिंप्लीफाई करने पर आपका 20 आंसर आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 27 और 81 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। तो एलसीएम हमें किन का निकालना है, 27 और 81 का। तो सिंपल सा नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 27 और 81 का एलसीएम आपका 81 यानी कि 81 होगा। और इन दोनों का हमें क्या चाहिए, एचसीएफ यानी कि महत्तम। तो 27 और 81 का महत्तम कितना होगा, 27 से ये 27 भी कट गया और 81 भी क्या होती है 27 से 3 बार में कटती है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा 27। तो एलसीएम कितना 81, एचसीएफ कितना 27, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हल कर लेंगे। तो 4 और 3 कितना हो जाता है आपका 7, फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 चौक 32। अब क्या करेंगे, बाकी को नीचे यहाँ पर लिख लेंगे। तो 3/5 यानी कि इसे हम लोग 3/5 लिख सकते हैं, माइनस आपका 32 प्लस आपका कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर से जब ये जो है ब्रैकेट का सारा हल करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ पर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 3 इंटू 8 को किससे भाग करना है, 2 से भाग करना। 8 को किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 माइनस 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 माइनस 7 करेंगे तो आपका -3 आएगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आपका कितना बच जाता है -3।
हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 32 माइनस 3×3 9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा 3×3 9। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 एलसीएम हो जाएगा। 32 और 9 आपका कितना हो जाता है 41, 41 बचे कितना हो जाता है 205, यानी कि 3 माइनस आपका 205। तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 3 माइनस 205 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -202/5 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे। 6 कितना होता है 36, 36 को 6 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42। इधर आपका कितना है 5 और 2 7। अब क्या करेंगे बाकी नीचे सारी संख्या लिख लेते हैं, तो 15 माइनस ये पूरा हल करने पर ब्रैकेट का जो है कितना आ गया था 36, सॉरी 36 और 6 जोड़ने पर 42 आया था। कितना था यहाँ पर 42, भागा आपका कितना है 7, तो 42 को 7 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6, यानी कि 15 माइनस 6 करेंगे तो आपका कितना आएगा 9। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर a कॉट a बराबर b दिया गया और आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये कॉट थीटा का जो है वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू आपका b/a होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे क्या करेंगे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। यानी कि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक से बता देता हूँ ताकि किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा ये आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर मैं वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर साइन से भाग देंगे, सॉरी कॉस से नहीं भाग देना, साइन से, शायद मैंने पहले आपको साइन कॉस बोल दिया था, तो साइन से भाग देना, ऊपर नीचे साइन से भाग देंगे, क्योंकि साइन से भाग देंगे तभी आपका कॉट बनेगा। यहाँ साइन से भाग देंगे तो कॉट यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। जैसे कि कॉस थीटा है तो नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। माइनस आपका कितना हो जाएगा b साइन थीटा बटा कितना हो जाएगा साइन थीटा बटा a इंटू कॉस थीटा बटा आपका कितना है साइन थीटा, आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर b साइन थीटा बटा नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा। ये आपका साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा a कॉट थीटा आएगा, आपका कितना आ जाएगा a कॉट थीटा माइनस b बटा आपका कितना हो जाएगा a कॉट थीटा प्लस b होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कॉट थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा a कॉट थीटा का वैल्यू कितना है b/a माइनस b बटा a इंटू b/a प्लस b। तो a से a कट गया, यहाँ पर से a से a चला गया, तो ऊपर आपका क्या बच गया b माइनस b, यानी कि एक प्लस b एक माइनस b है। तो प्लस b माइनस b क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यानी कि आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये जो आपको परीक्षाओं में ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ पता चल जाएगा कि साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉट थीटा बन जाएगा। तो ये आपको परीक्षाओं में ये नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए इसलिए मैं ये आपको बेसिक तरीके से पूरा बताया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8। इसे भी क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे और आपसे क्या पूछा जा रहा है, x का मान पूछा जा रहा है। तो हल करेंगे यहाँ पर से हम लोग, तो 3x प्लस यहाँ पर आपका कितना है 4 इंटू 8 भागा 9 है तो 8/9 इसे लिख सकते हैं, बराबर x भागा 3 है तो x/3 लिख सकते हैं -1। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस x/3 यानी कि 9x माइनस x बाई आपका कितना हो जाएगा 3, बराबर जो है आपका यहाँ पर से कितना हो जाएगा 8 चौक 32 यानी कि -32 माइनस 9 बटा आपका कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर से 3 तिया 9 चला जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 9x में से x जाएगा तो आपका कितना बचेगा 8x, बराबर 32 और 9 कितना होगा -41 बटा आपका 3 होगा। तो x बराबर आपका -41 बटा 8 तिया 24 ये आपका x का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विकास एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बबलू उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया कि विकास जो है कितने दिनों में पूरा कर सकता है 15 दिन में, और आपका यहाँ पर से जो है बबलू कितने दिनों में कर सकता है 10 दिन में कर सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे 15 और 10 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 30 को 15 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 30 को 10 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि विकास की कार्य क्षमता 2 है, सॉरी 3 आएगा। 30 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर से जो आपके बबलू की कार्य क्षमता कितनी है 3 है।
तो आपको जो है मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी होता है, यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो ये जो आपका एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कि करना कितना काम है, दोनों को मिलकर 30 काम। करेंगे कितने की कार्य क्षमता से, दोनों मिलकर 3 और 2 5 की कार्य क्षमता से। हल करेंगे आपका समय आ जाएगा यहाँ पर से। तो 5 से काटेंगे 30 को तो कितने बार में चला जाएगा, आपका 6 बार में चला जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 6 दिन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो 172 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आयतन निकालने का सबसे पहले आपको जो है बेलन के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक आपको जो है मेंसुरेशन में फार्मूला नहीं पता होगा तो आप किसी भी प्रश्न को मेंसुरेशन के खास करके हल नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा। तो आयतन का फार्मूला आपका क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर ई एच। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला पे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पाई को जो है आपका जो है यहाँ पर जैसे था वैसे ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर सभी आंसर में पाई दिया गया है, यानी कि पाई को हमें 22/7 नहीं लिखना है। तो उसी तरीके से यहाँ पर पाई रहने देंगे इंटू आर स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू उधर ऊंचाई कितनी 172। तो गुना कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 25 दूनी 50, 5 25 7 175, 5 180, 18 25 18 आपका कितना हो जाता है 4300, यानी कि 4300 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये आपकी क्या है, बेलन का आयतन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर से जो है a/b का वैल्यू एक तरीके से कितना दिया गया है 3/7 दिया गया, और यहाँ पर से आपका इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, a और b का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो a का वैल्यू जो यहाँ पर से कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा आपका 8 3 24 माइनस b का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना है 7, तो 24 माइनस 7 बट्टा नीचे a का वैल्यू 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, b का वैल्यू 7, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, 24 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 17, 21 और 6 आपका कितना हो जाता है 27, यानी कि हल करने पर आपका 17/27 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 48 और 65 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो ये दोनों जो है दोनों संख्या किसी कोई भी फैक्टर हमें समान देखने को दोनों में नहीं मिल रही है, यानी कि ये दोनों संख्या क्या है आपस में को प्राइम है। तो जब कोई संख्या को आपस में को प्राइम होती है तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम उन दोनों संख्याओं का गुणज ही क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम होता है। तो अगर एलसीएम निकालना है इन दोनों संख्या को तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुना कर देंगे। तो 48 × 65 आपका कितना हो जाएगा 8 25 40, 4 5 चौक 20, 8 6 48, तो 4 और 2 6 68, 4 आपका कितना हो जाएगा आपका 72, तो 7 6 चौक 24 और 7 आपका कितना होता है 31, यानी कि दोनों संख्याओं का एलसीएम 3120 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। वैसे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते थे कि एक 48 एक 50 है, एक 65 है, एक 1 है। तो यहाँ पर बिना गुना किए भी आप बाई ऑप्शन यहाँ पर टिक करके चले आ सकते थे, क्योंकि 48 और अगर 65 को गुना करेंगे तो 6 चौक 24, यानी कि 24 से तो 2400 से जो है बड़ी ही संख्या आनी चाहिए थी। तो बिना जो है ये गुना किए भी आप इसका आंसर ला सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर जो है ए और बी का अनुपात दिया गया है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर √7 है, बी का वैल्यू कितना है √3 है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पर जो है वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना है √7, तो 3 × √7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√7 प्लस 2 भी है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2√3 बटा नीचे में कितना हो जाएगा 3 ए है तो कितना हो जाएगा 3√7 माइनस 2 भी है तो आपका कितना हो जाएगा 2√3। तो रैशनलाइज करने का मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि रैशनलाइज करने का आसान तरीका क्या होता है कि ऊपर का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, या नीचे का क्या करेंगे अलग अलग का स्क्वायर रखेंगे, और नीचे कुछ भी हो माइनस हो प्लस हो नीचे हमेशा स्क्वायर करने के बाद हमेशा क्या रहेगा नीचे माइनस में ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हल करेंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा हल करने पर 3 × 9 = 63, 2 दूनी 4 × 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 3 × 2 5 6 1 7, यानी कि 75 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12√21 बटा नीचे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 63 में से 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, एक कॉमन आपका आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रही है ऊपर नीचे दोनों में हमें 3 कॉमन दिख रही है। तो क्या करेंगे 3 से काट देंगे, तो 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा 25 बार में, ये कितने बार में 4 बार में, ये कितने बार में यहाँ पर 17 बार में, यानी कि आपका वैल्यू कितना आना चाहिए तो 25 + 4√21
बटा क्या आना चाहिए आपका 17 आंसर आना चाहिए, लेकिन ये कोई भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया गया है। तो हमें जो है सभी ऑप्शनों को रैशनलाइज करके चेक करना होगा कि किसका जो है इस वैल्यू के बराबर है। तो क्या करेंगे, सभी ऑप्शनों को चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन को हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं, तो इसे भी रैशनलाइज करेंगे। तो ऊपर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21, 4 कितना हो जाएगा 25, प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 रूट 21 बटा नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस आपका कितना, सॉरी 4, 2 दूनी 4, 4 माइनस कितना हो जाएगा 21, 4 माइनस 21 आपका कितना बचता है -17, माइनस क्या बचता है 17 होता है। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। दूसरे का ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका ऊपर हो जाएगा 21 और 4 25 आपका, प्लस 2 दूनी 4 रूट 21 बटा नीचे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 दूनी 4, यहाँ पर से जो हम इसे जो है फ्रैक्शन को जो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं, क्योंकि -2 क्या है छोटा और 21 जो है रूट 21 क्या है बड़ा, यानी कि नीचे में हम लोग रूट 21 -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी कि ये जो ऑप्शन है इसके क्या है बराबर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि √1 + cos 2a बाई 1 - cos 2a का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो है एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, cot स्क्वायर a बराबर 1 + cos 2a बाई 1 - cos 2a के बराबर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो ये क्या एक तरीके से फार्मूला है किसके, cot स्क्वायर a का, यानी कि इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे √cot स्क्वायर a। तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा cot थीटा होगा, सॉरी cot थीटा नहीं है a है, तो cot स्क्वायर a तो बाहर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा cot a, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है 4 × 5, 5 को क्या करना है 2 से भाग करना है, यानी कि 5/2 इसे लिख सकते हैं, -8 सत्य आपका कितना हो जाता है 56, प्लस आपका कितना है 9, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, हल करेंगे 2 से 4 को काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 9 आपका कितना हो जाएगा प्लस में 19 हो जाएगा, यानी कि +19, -56 अब 5 आपका कितना होता है -61, तो 19 - 61 करेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 11, 8, यानी कि -42 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर जो है x और y का अनुपात दिया गया, x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 3। इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, x और y का वैल्यू पुट करेंगे। तो x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 और 9 कितना होता है 19, अनुपात x का वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू 3 है, तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 तिया 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि अनुपात में आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 19:1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 जहाज एक जो है लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र के नौकायन कर रहे हैं। जहाज़ों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई जो है 81 मीटर है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक लाइट हाउस है, ये जो है लाइट हाउस हम लोगों ने मान लिया कि ये लाइट हाउस है, इसकी जो है लंबाई कितनी है यानी कि ऊंचाई कितनी है 81 मीटर है। यहाँ पर एक जहाज़ है, एक आपका इधर जहाज़ है। एक जहाज़ का जो है उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री बनाता है, दूसरे जहाज़ का उन्नयन कोण कितना बनाता है 60 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पूछा क्या जा रहा है, इन दो, ये नाव है, इधर आपका जहाज़ है, नाव यानी कि जहाज़ है, दोनों तरफ जहाज़ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो है सबसे, अगर ये 90 है, ये तो 90 ही रहता है, तो आपका ये 45 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 45। तो दो अगर एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि अगर ये 81 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, इसे मैं नाम दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ABC, इसे O मान लेते। तो BO की लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी 81 मीटर। हमें क्या चाहिए, पूरी BC की लंबाई चाहिए, तो हमें OC की भी लंबाई निकालनी होगी। तो अगर AO की लंबाई 81 मीटर है तो यहाँ पर जो है डिग्री कितना दिया गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाला मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ आपका कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई क्या होती है √3 यूनिट,
और ये जो आपका कितना हो जाएगा 1 यूनिट होगा। तो √3 यूनिट का जो आपका वैल्यू यहाँ पर कितना है 81 मीटर है। तो यहाँ पर से जो आपके 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 यूनिट का वैल्यू अगर 81 मीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 आपका क्या हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ओसी की लंबाई चाहिए। तो ओसी की लंबाई कितनी है 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया 27 √3 दिया गया। तो बीसी की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर से आपकी 81 प्लस कितनी हो जाएगी 81 प्लस 27 √3 होगी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे √3/√3 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से गुना करेंगे तो आपका एक तो आपका 81 दोनों में कॉमन आ जाएगा क्योंकि 27 दिया, ये आपका 81 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 81 कॉमन, क्योंकि ये आपका 27 दिया 81 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 और 81 तो पहले ही हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका √3 बटा नीचे कितना हो जाएगा √3। ये आपकी क्या आ गई, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी लंबाई आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर x और y का वैल्यू कितना दिया गया 5 और x इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया गया 6 और आपसे पूछा क्या जा रहा है x क्यू वाई क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग पुटिंग वैल्यू लगाएंगे। तो x का वैल्यू अगर 3 मान ले, y का वैल्यू अगर 2 मान ले तो 3 और 2 कितना होता है 5 यानी कि सही है। और 3 दूनी कितना होता है 6 यानी कि दोनों का गुणज यहाँ पर कितना दिया गया 6 यानी कि सही। हम लोगों ने माना कि x का मान 3 y का वैल्यू 2 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। तो x का वैल्यू अगर 3 है तो x क्यू का मान कितना हो जाएगा 3 3 9 27। y का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 27 8 आपका कितना हो जाता है 35 यानी कि x क्यूब प्लस वाई की का वैल्यू कितना होगा 35। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रति माह जो है 5400 रुपये की बचत करते हैं। तो उनकी मासिक आय कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी व्यक्ति का आय जो है खुद में हमेशा कितना प्रतिशत होता है 100% होता है। तो 100% वाले आय में उसने क्या किया 10% खर्च यानी कि व्यय कर दिया। तो 100 में से अगर 10% खर्च कर दिए गए तो कितना का भी बचत कर रहा है 90% का। और 90% का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया है 5400 रुपये। तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 0 9 6 54 यानी कि 1% का वैल्यू कितने के बराबर है 60 रुपये के बराबर है। तो अगर 1% का वैल्यू 60 रुपये है तो 100% का हमें वैल्यू चाहिए तो कितना होगा 100% का वैल्यू 1% का वैल्यू 60 रुपये तो 100% का वैल्यू आपका कितना होगा 6000 रुपये होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा उस मैदान को विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमें क्या पता होना चाहिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्गाकार का जो है यानी कि वर्ग आकार का जो है किसी भी चीज़ का वर्ग आकार का जब होते हैं तो उनका क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका होता है। एक तो आपका हो जाता है ये क्षेत्रफल निकालने का कि लेंथ यानी कि क्या हो जाता है साइड स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं, वो तो आपका रेक्टेंगल का होता है। भुजा यानी कि आपके वर्ग का क्या हो जाता है भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। दूसरा आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है डायगोनल का स्क्वायर बटा 2, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। ये भी क्या होता है वर्ग आकार के किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए डायगोनल का वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल कितना दिया गया है 7200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर से डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7200 इंटू 2 यानी कि 144 पे 2 शून्य यानी कि 14400 क्या हो गई ये आपकी यहाँ पर आ गई। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा आपका 120 मीटर यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई यहाँ पर से आपकी 120 मीटर। तो अगर जो है विकर्ण की लंबाई 120 मीटर है तो हमें क्या चाहिए समय चाहिए। तो समय बराबर आपका समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी कितनी तय करनी है विकर्ण पर से जो है क्या करेगा पार करेगा। तो दूरी कितनी 120 मीटर। यहाँ पर जो है चाल कितना दिया गया है आपका चाल आपका दिया गया है यहाँ पर से 4 किलोमीटर कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल दी गई है। लेकिन
यहाँ पर से जो है ये दूरी किस में है, मिनट में है, और हमें जो है समय किस में चाहिए, दूरी आपकी किस में है, मीटर में है, तो आपकी चाल किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर से जो है हल करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से समय आ जाएगा किस में, सेकेंड में। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 छक 120, 18 छक आपका कितना हो जाता है 178 से। लेकिन ये जो समय आया किस में आया, सेकंड में आया, लेकिन यहाँ पर तो सब मिनट में दिए गए, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 12 नमा 108, 12 25 60, यानी कि 9/5 मिनट इतना समय लगता है बीकानेर को पार करने में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी जो है 5 घंटे में 240 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी है तो उसकी चाल की यात्रा कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो है क्या निकालना होगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, यानी कि स्पीड इंटू जो है आपका क्या होता है, टाइम। ये आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। दूसरा हमें क्या चाहिए, चाल चाहिए। तो चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दूरी यानी कि डिस्टेंस चाहिए। तो चाल कितनी है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लेता है, 5 घंटा। तो ये गुना कर दिए, तो यहाँ पर से आपकी क्या आ गई, टोटल दूरी। अब इस टोटल दूरी को कितने समय में पार करना है, क्योंकि हमें अब नया स्पीड चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस बटा यानी कि दूरी बटा समय होता है। तो दूरी तो ये आ गई, समय आपका कितना अब नया है, तो 45 मिनट में तय करना है। लेकिन दूरी यहाँ पर किस में दी गई है, किलोमीटर में, तो समय भी किस में होनी चाहिए, घंटा में। तो यहाँ पर जो है समय को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, टाइम यानी कि समय आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3 से काटेंगे तो 3 अठी 24, तो आपका कितना हो जाता है, 8 25 40, 400 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी की चाल से अगर वो चलेगा तब हुआ जो है इतनी दूरी 45 मिनट में तय कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण का मापों का योग कितना है, 3240 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब आपसे बोला जाए कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ये आपका योग निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है टोटल योग कितना दिया गया है, 3240। तो ये क्या है, इसके बराबर है। हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, n का वैल्यू यानी कि आपके भुजाओं की संख्या आएगी। तो ये हल करेंगे यहाँ पर से 180 से यहाँ पर 3240 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 18 बार में चला जाएगा। तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा, -2 है तो उधर जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी कि n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 18 2 20, यानी कि भुजाओं की संख्या 20 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर जो है क्या दिया गया, x² + 1 बराबर 2x वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर जो है दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि x - 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, x + 1/x का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, सभी में x से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो आपका x हो जाएगा + 1/x बराबर, यहाँ पर तो x कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि ये जो x का वैल्यू वो कितना है, 1 है, और 1/x का भी जो वैल्यू कितना है वो 1 है, क्योंकि 1 और 1 कितना होता है, 2। तो x का वैल्यू 1 है तो 1/1 भी ये कितना होगा, 1 ही होगा। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पर भी जो है पुटिंग वैल्यू कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू कितना, 1, -1/x का वैल्यू कितना है, 1। तो 1 - 1 आपका कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ये क्या करना है, यहाँ पर थीटा का यहाँ पर दिया गया है, तो डिग्री का जो है यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हल करते हैं यहाँ पर से, तो x इंटू cos 45 का मान कितना हो जाता है आपका, 1/√2 इंटू साइन 120 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 120 यानी कि cos 30। cos 30 का मान आपका कितना हो जाएगा, √3/2। तो √3/2 प्लस साइन 60 का मान आपका कितना हो जाता है, साइन 60 का मान आपका √3/2 होता है, माइनस x
ये आपका बराबर है बीच में माइनस एक्स। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो माइनस एक्स इंटू 1 तो 1 आपका माइनस एक्स नहीं रहेगा प्लस 1। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका √3x बटा नीचे कितना हो जाएगा 2√2 होगा। ये x इधर आपका क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। इधर आपका क्या बचेगा 1 माइनस √3/2 बचेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपका क्या बच जाएगा √3 + 2√2 बाई आपका नीचे कितना हो जाएगा 2√2 बराबर आपका कितना हो जाएगा हल करेंगे तो 2 माइनस √3 बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 आपका यहाँ पर चला गया। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर आपका √2 गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2√2 माइनस √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6 बाई आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से ये आपका क्या है दोनों प्लस में है तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 प्लस क्या लिखेंगे √3 यानी कि ये आपका क्या है इतने x का वैल्यू है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण का लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि रोम्बस का एरिया कितना आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं काफ़ी बार आपको जो है बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि कोई भी समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस होती है उसकी सभी भुजा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो टोटल कितने भुजा होते हैं 4। तो अगर इसके परिमाप को 4 भुजा से भाग कर दे तो एक भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो 4 से 68 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 17, यानी कि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई कितनी आ गई 17 मीटर। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। किस पर 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसे मैं समझाने के लिए O मान लेता हूँ, इसे B मान लेते हैं, इसे A मान लेते, इसे B मान लेते। यहाँ पर से जो है आपके एक बीकन की लंबाई कितनी दी गई है 16 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग ये इसे C इसे D मान लेते, अगर हम लोग यहाँ पर मान लें कि AC की लंबाई 16 है तो आधे बीकन की लंबाई कितनी हो जाएगी 16 का आधा यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो अगर AO की लंबाई यहाँ पर से 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 17, यहाँ पर आपका क्या है 90 डिग्री का वैल्यू है। तो ट्रिपलेट में काफ़ी बार आपको जो है काफ़ी सारा याद करने के लिए मैं बोल चुका हूँ कि ट्रिपलेट आप याद रखिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ जैसे कि 3 4 5 याद रखिएगा, 6 8 10 याद रखिएगा, फिर आपका 12 5 13 याद रखिएगा, फिर उसी तरीके से आपका 12 और 16 20 याद रखिएगा, फिर आपका यहाँ पर से जो है 15 और आपका क्या हो जाता 15 और 8 आपका क्या हो जाता 17 हो जाता। उसी तरीके से 24 और 10 आपका क्या हो जाता 26 हो जाता। फिर आपका 24 और 7 आपका कितना हो जाता है यहाँ पर से 25 हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है इस तरीके के जो है ट्रिपलेट आप याद रखिएगा ताकि आपको जो है यहाँ पर जो है हाइपोटेनस थ्योरम ना लगाना पड़े। याद रखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि अगर ये 17 ये 8 है तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से ये आपकी 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो यहाँ पर से अगर OB की लंबाई 15 है तो पूरी BD की लंबाई कितनी हो जाएगी 30, यानी कि दूसरे बीकन की लंबाई कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। तो पहला बीकन 16 सेंटीमीटर, दूसरा बीकन 30 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए एरिया चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये क्या हो जाता है समचतुर्भुज के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हाफ इंटू D1 यानी कि पहला वाला डायगोनल कितना है 16, दूसरा वाला कितना है 30, काटेंगे 200 तो 8 बार में चला जाएगा, 8 तिया कितना होता है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई टोटल एरिया आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है 10 मिनट में 500 मीटर लंबी सड़क पार करता है। व्यक्ति की चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो चाल निकालने का मैं अभी इसी वीडियो में बता चुका हूँ कि फार्मूला क्या होता है आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी यहाँ पर कितनी है 500 मीटर और यहाँ पर जो है समय कितना दिया गया है 10 मिनट दिया गया, लेकिन दूरी किस में मीटर में। तो समय किस में होनी चाहिए सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे। तो ये आपकी चाल किस में आएगी यहाँ पर आपकी चाल मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन यहाँ पर चाल जो है किस में हमें चाहिए
किलोमीटर प्रति घंटा में चाल चाहिए। तो मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे आपका जो है गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। तो हल करेंगे यहाँ पर से आपकी चाल आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 1 2 से 2 शून्य चला गया, 5 से 5 चला गया, 6 से 18 काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। यानी कि आपकी चाल जो है यहाँ पर से कितनी आ जाएगी उस व्यक्ति की 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विकास जो है 30,000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 30,000 का उसने बाइक खरीदा था, 5,000 उसने मरम्मत पर लगा दिया। तो टोटल उस विकास के लिए जो है सीपी कितना हो गया उस बाइक का, तो 30,000 प्लस 5,000, यानी कि उस विकास के लिए उस बाइक का क्रय मूल्य 35,000 हो गया। तो 35,000 का बाइक उसने बेचा कितने में, 42,000 में बेचा। तो 35 का अगर सामान 42,000 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर, 42 माइनस 35 यानी कि 7,000 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पर, 35,000 रुपये पर। हमें क्या चाहिए, परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7,000 से 35,000 काटेंगे तो आपका 5 बार में चला जाएगा, 5 से 100 को काटेंगे तो आपका 20 बार में चला जाएगा। तो लाभ प्रतिशत आपका कितना आ गया, 20%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 मीटर लंबा एक प्रवीक्षक एक मीनार से 150√3 मीटर की दूरी पर परीक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो हम लोग क्या मान लिया, मीनार मान लिया, और यहाँ पर क्या एक प्रेक्षक है जिसकी जो है लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। और यहाँ पर क्या दिया गया है, मीनार और प्रेक्षक के बीच की दूरी कितनी दी गई है, यहाँ पर 150√3 मीटर दिया गया है। और यहाँ पर जो है कोण कितने का बनाता है, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का बनाता है यहाँ पर से, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर ये 150√3 है तो ये भी आपका कितना होगा, 150√3 होगा। 60 डिग्री के सामने वाला ये आपका कितना होता है, √3 यूनिट होता है। कितना होता है, √3 यूनिट। तो ये आपका कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 150√3 है। तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 150√3 है तो √3 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो √3 से गुना करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, यानी कि ये आपकी 450 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई, 450 मीटर। और यहाँ पर जो है नीचे की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी दी गई है, 2 मीटर। हमें क्या चाहिए, मीनार की कुल लंबाई चाहिए। तो दोनों का योग करेंगे, आपका मीनार की कुल लंबाई आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 450 प्लस 2 मीटर, यानी कि मीनार की लंबाई 452 मीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। और 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पर 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, पहले तो आपका 180 है, भागा है 20 इंटू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 15। यानी कि अगर भाग करना है तो 180 बट्टा क्या करेंगे, 20 इंटू 15 लिखेंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 20 नमा आपका कितना होता है, 180। आपका आंसर कितना दिया गया है, 9/15, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विक्रेता को 1 रुपये में 10 की दर से टॉफ़ी खरीदी और उस पर जो है 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न में हमेशा हम लोग जो है क्या करेंगे, रुपये को ऊपर लिखेंगे और टॉफ़ियों की संख्या क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 4 यूनिट वाले जो है किसी टॉफ़ी को कितने यूनिट में बेचा जा रहा है, 5 यूनिट में बेचा जा रहा है। तो हल करेंगे तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 1 रुपये में कितने टॉफ़ियाँ जो है बेचनी चाहिए 25% लाभ कमाने के लिए, वो हमें पता चल जाएगा। 5 से 10 काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 8। तो ऊपर हम लोगों ने क्या माना था, रुपया माना था, नीचे क्या माना था, टॉफ़ी की संख्या, यानी कि यहाँ पर से 1 रुपये में कितने टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए, तो 8 टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर से आपका क्या है, ग्राफ शुरू है। तो यहाँ पर ग्राफ में क्या दिए गए, मंथली सेल्स ऑफ बाइक, यानी कि प्रत्येक महीने में जो है बाइक की जो है कितनी कितनी बिक्री हुई है, यहाँ पर क्या दी गई है, उसकी संख्या दी गई है। तो क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए महीने में से किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान हुई औसत बिक्री के लगभग थी। तो किससे हमें चेक करना है, जनवरी से लेकर जुलाई तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जनवरी से लेकर जुलाई तक इनका योग निकाल लेंगे। तो योग कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें औसत से तुलना करना है, तो औसत निकालने से पहले हमें योग निकालना होगा। तो योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 2 8 4 12 5 17 6 23, यानी कि टोटल जो है 2300 का, इन 6 महीनों में 2300 का जो है बाइक का यहाँ पर से क्या किया गया, सेल यानी कि बेचा गया। तो औसत निकालने के लिए टोटल कितने महीने, 7 महीने। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका लगभग में। तो यहाँ पर देखेंगे तो 7 तिया 21, आपका कितना है, 7 तिया 21, फिर आपका बच जाता है यहाँ पर 2, तो 7 दूनी 14, कितना हो गया, 6 सती 8 56, यानी कि लगभग जो है कितना प्रत्येक महीने में बेचा गया जो बाइक है उसकी संख्या कितनी है, लगभग 328 है। तो ये जो है लगभग जो है किसके नज़दीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे, फरवरी के, तो ये आपका कितना है, 300, औसत कितना है, 328, यानी कि ये नज़दीक हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते, क्या इससे नज़दीक कोई और है, जनवरी तो 200 है, ये आपका काफ़ी क्या है, दूर है, क्योंकि ये 200 है और औसत कितना है, 328, यानी कि ये काफ़ी दूर है, तो ये नहीं हो सकता। अप्रैल का चेक करेंगे तो ये भी 200 है, तो ये भी नहीं हो सकता। मई का कितना है, 400 है, तो ये भी क्या है, काफ़ी दूर है फरवरी की तुलना में, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जुलाई माह में हुई बिक्री जनवरी माह में हुई बिक्री की कितना गुना है। तो जुलाई में यहाँ पर जो आपकी जुलाई में कितनी बिक्री हुई है, तो 600, कितनी की बिक्री हुई है, 600, और जनवरी में कितने की बिक्री हुई है, तो 200 की बिक्री है। तो 200 से जो है सीधा कितना हो गया, 600 हो गया। तो यहाँ पर हमें साफ कितनी दिख रही है कि कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, क्योंकि 200 तिया कितना होता है, 600, यानी कि कितना गुना हुआ, 3 गुना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून की अवधि के बीच बिक्री में हुई औसत प्रतिशत वृद्धि जो है लगभग कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, जनवरी से मार्च, तो यहाँ पर ये 3 महीना का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 2 5 1 600। फिर हमें क्या करना है, अप्रैल से लेकर जून तक, यहाँ से अप्रैल से लेकर जून तक हमें देखना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से, 4 2 6 6 5, कितना हो जाएगा, 1100 होगा। हमें क्या चाहिए, औसत में पहले लगभग अंतर यहाँ पर निकालना होगा। तो औसत में अंतर निकालने से पहले इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल योग कितना था, 1100, कितना था, 1100 था। औसत निकालने के लिए 3 महीने का योग है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। रेशियो में चेंज कर लेंगे तो आप आसानी से हल कर पाएंगे इसको। ये फिर क्या है, 600 का, ये जो पहले 3 महीने में 600 का था, औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो अनुपात यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 3 चला गया, 2 0 चला गया। तो ये जो है कितने की वृद्धि है, ये जो है कितने की यहाँ पर वृद्धि दिख रही है, 5 यूनिट की, किसमें, 6 पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 500 बटा 6, यानी कि आपका जो है लगभग में कितना आ जाएगा इंटीजर में वैल्यू, तो 6 8 48, 2 आपका, तो 6 3 18, यानी कि लगभग जो आपके 83% की क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिली है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी आपका क्या है, सेम ग्राफ है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिछले महीने की तुलना में निम्न में से किस महीने में बिक्री की प्रतिशत जो है सर्वाधिक थी। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, बाई ऑप्शन सभी को हम चेक कर लेंगे। तो मई के जो है पिछले महीने में कितना था, मई का यहाँ पर 200 था, यहाँ पर कितना हो गया, 400 हो गया, यानी कि 2 गुना हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100% की हमें वृद्धि देखने को मिली है। फिर क्या है, फरवरी, जनवरी में कितना था, 200 था, 200 से 300 हो गया, यानी कि कितने की वृद्धि देखने को मिली, 50% की। फिर आपकी क्या है, जून से जुलाई, जुलाई नहीं, मई से हमें तुलना करना है। तो मई में कितना था, 400 से कितना हो गया, 500 हो गया। तो 100 की वृद्धि हुई कितने में, 400 में। तो कितने की वृद्धि हो रहा है, प्रतिशत में 25% की वृद्धि हो रही है। फिर आपका क्या अंतिम में, अप्रैल, तो अप्रैल से जो है पहले वाले महीने कितने की बिक्री थी, 100 थी, कितनी हो गई, 200 हो गई। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 100% की। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें दिख रही है, एक तो आपका यहाँ पर अप्रैल में भी 100% दिख रहा है और मई में भी 100% दिख रहा है, यानी कि फरवरी और जून तो बिल्कुल नहीं होगा।
लेकिन यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे तो मार्च से जब अप्रैल गया तो असल में जो है कितने की वृद्धि हुई, संख्या में जो है कितने की वृद्धि हुई, 100 मोबाइल की, यानी सॉरी मोबाइल नहीं बाइक्स की, 100 बाइक्स की जो है वृद्धि हुई। लेकिन जब अप्रैल से मई गया, जब वो अप्रैल से मई गया तो संख्या में कितने वृद्धि का देखने को मिल रही है, 200 से 400 हो गया, यानी कि 200 बाइक की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो यहाँ तो 100 का ही बिक्री हो, 100 का ही वृद्धि हो रहा है, तो अधिक वृद्धि कितनी की है, 200 की, यानी कि मई में अधिक वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु जो है 39 वर्ष है। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है और आपसे 10 वर्ष बाद परिवार का औसत आयु क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 8 सदस्यों का जो वर्तमान औसत आयु दिया गया उनका क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आपका 40 80, तो 320 में से 8 गया यानी कि 312, कितना आ गया योग 312। फिर बोला गया कि अब से 10 वर्ष बाद, तो टोटल कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य, तो सभी का क्या होगा, 10 वर्ष बाद में सभी सदस्यों की 10-10 साल की जो है क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल जो है वृद्धि उम्र में कितनी हो जाएगी, अगर एक की वृद्धि 10 साल होती है तो टोटल 8 सदस्यों की वृद्धि 8 दहें 80 साल हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोला गया कि ये जो है क्या हो जाता है, वर्तमान से 6 वर्ष बाद जो है क्या हो जाता है, एक नवजात बच्चे को गोद ले लिया जाता है। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो ये 10 वर्ष बाद जो है वो कितने उम्र का हो जाएगा, अगर 6 वर्ष बाद, वर्तमान से 6 वर्ष बाद उसने गोद लिया तो 10 वर्ष बाद उसकी कितनी उम्र हो जाएगी, तो 4 साल का वो 10 वर्ष बाद हो जाएगा जिसको उसने गोद लिया था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर से जोड़ देंगे तो सभी सदस्यों का आयु का योग आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से, 4 2 6 8 1 9 3, यानी कि टोटल जो है सदस्यों का आयु का योग कितना हो गया, 396। लेकिन पहले सदस्य कितने थे, 8 थे। एक जो है नवजात बच्चे को गोद लिया, यानी कि एक सदस्यों की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अब जो है सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 9। तो औसत निकालने के लिए 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 9 चौक 36, 3 बचा तो 9 चौक 36, यानी कि आपका जो है क्या आ गया, औसत जो आयु है उन जो है 9 सदस्यों का 10 वर्ष बाद तो 44 साल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।